तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने अभी पॉलिटी में अभी तक 8 वीडियो बना लिया है और अभी तक हम भारत के संवैधानिक विकास को शुरू से लेकर और अंत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि भारत के संवैधानिक विकास या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के वीडियोस के टर्म में ये सेकेंड लास्ट वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, 1935 के बाद हम 1947 पढ़ेंगे और भारत का संवैधानिक विकास जो क्रमशः हमने शुरू किया था वो आज इस सेकेंड लास्ट वीडियो के माध्यम से खत्म होने जा रहा है। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप जो लोग मेरे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1919 के एक्ट तक के हर चीजों को बड़े अच्छे से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो आज का जो आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में जो वीडियो जो एक्ट मैंने आज के लिए कंसिडर किया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935। ठीक है, आप देख भी पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये एक्ट अपने आप में काफी प्रिवेलेंट रहा। प्रिवेलेंट कहने का मतलब ये है कि काफी, अगर आप आज के भारतीय संविधान को समझेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आज के जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स या फिर अनुच्छेद है उसमें से तकरीबन 250 अनुच्छेद अकेले इस 1935 के एक्ट से लिए गए। ठीक है, और ये जब एक्ट आया था 1935 में, इसका प्रोमिनेंस उस समय या फिर महत्व उस समय भी काफी अधिक था। लेकिन इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जो 1919 और 1935 के बीच में हुए, ठीक है, उसमें आपको मैं ले जाना चाहूंगा। क्योंकि हमारे पास जगह की कमी थी तो मैं आपको चाहूंगा कि मैं इस चीज को आपको वर्बली समझाऊं। और अगर इस चीज को आप वर्बली समझिए मेरे हिसाब से तो ज्यादा अच्छा है। कुछ कुछ की पॉइंट्स वैसे जो मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूं, आप उसको नोटिफाई कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको 1919 के एक्ट में एक बात बताया था, तो 1919 में एक्ट में एक बात लिखा हुआ था कि एक स्टेचुरी बॉडी डेवलप की जाएगी। ठीक है ना, एक ऐसी बॉडी जो कहीं ना कहीं 1919 में हुए प्रोविजंस का देखरेख करेगा। क्या चीजों में बदलाव हुआ, क्या ये पॉजिटिव था, क्या ये नेगेटिव था, उसको लेके 1929 में एक हमारा कमीशन आने वाला था। लेकिन 2 साल पहले ही नवंबर 1927 में ही वो कमीशन आ गया जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो साइमन कमीशन था ये 7 लोगों का था और सारे के सारे इसमें अंग्रेज थे या फिर श्वेत थे। और इसको लेकर भारत में विद्रोह भी किया गया कहीं ना कहीं, और इसी विद्रोह के क्रम में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। ठीक है, साइमन कमीशन के विद्रोह में। और अकेले सिर्फ कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया, सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि सारे के सारे इसमें क्या थे, श्वेत थे, यानी कि ब्रिटेन के वासी थे। ठीक है, कोई भी भारतीय नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हमारा साइमन कमीशन आया था इसने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया, 1930 में। कब सबमिट किया, 1930 में। ये दूसरा की पॉइंट हुआ। अब तीसरी बात पे चलते, इसने आखिर बोला क्या। हम लोगों ने 1919 के एक्ट में ये बात समझा था कि प्रांतों में द्वैत शासन या फिर डायआर्की को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, जिसे 2 सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया गया था, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। तो इसमें ये चीज रिकमेंड किया गया कि कब, साइमन कमीशन में कि आपने ये जो प्रोविंशियल डायआर्की या फिर प्रांतों में द्वैत शासन को शुरू कर रखा है इसे समाप्त किया जाए। दूसरी बात, मैंने आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में बताया था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के जो कॉन्सेप्ट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट 1919 में लाया गया था पार्शियली, उसको और मजबूती दी गई थी किसमें, साइमन कमीशन के रिपोर्ट में। ठीक है, साइमन कमीशन में रिकमेंडेशन था कि ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को हम डेवलप कर रहे हैं इसे और मजबूती दी जाए। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरी बात इसमें ये बोली गई थी कि ये जो कम्युनल अवार्ड या फिर कम्युनल इलेक्टोरेट की बात हो जा रही है उसे आप और एक्सटेंड कीजिए। क्योंकि हम लोगों ने देखा था 1909 में मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डेवलपमेंट की गई थी। 1919 में सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए और साथ में इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की डेवलपमेंट की गई। ठीक है, ये 2 पॉइंट रहा। तो उन्होंने बोला कि ये जो हम कम्युनल सेपरेशन कर रहे हैं आप इसको एक्सटेंड करते रहिए, क्योंकि मैंने आपको ये बात समझाया था 1909 में कहीं ना कहीं अंग्रेजों की एक नई रणनीति शुरू हो गई थी भारत को एक कम्युनल बेसिस पे डिवाइड करने का, और वो कहीं ना कहीं इसमें कामयाब होते भी जा रहे थे। क्योंकि आप देख रहे हैं मुसलमानों के लिए इलेक्टोरेट सेपरेट कर दिया गया, ईसाइयों के लिए अलग कर दिया गया, यूरोपियंस के लिए अलग कर दिया गया, सिखों के लिए भी अलग कर दिया गया। ठीक है,
तो यहाँ पे भी ये जो इलेक्टोरेट वाली बात थी उसको सपोर्ट किया गया। और चौथी बात यहाँ पे ये हुई कि एक फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाने की बात कही गई, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा सेंट्रल के साथ। ठीक है, तो ये कुछ 4 बातें हुई किसमें, साइमन कमीशन में, जो भारत में 1927 में आई और 1930 में इसने अपना रिपोर्ट दिया। ठीक है, उसके बाद आता है कम्युनल अवार्ड। मैंने जैसे कि आपको समझाया कि 1935 का एक्ट कहीं ना कहीं इसके प्रीवियस में जो जो इवेंट्स हुए, खासकर एक इवेंट जिसकी मैंने बात की जिसका नाम है साइमन कमीशन 1927, और उसने अपना रिपोर्ट दिया 1930 में। उसके बाद कहानी में एंट्री होती है 1932 के कम्युनल अवार्ड की। ठीक है, जिसे सांप्रदायिक पंचाट के भी नाम से हम जानते हैं। जो लोग हिंदी में इस चीज को जानना चाहते हैं मैं बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, इस शब्द का यूज, सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, या फिर कम्युनल अवार्ड। अब देखिए, ये जो कम्युनल अवार्ड वाली बात है, मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ 1909 से शुरू कर दी गई, लेकिन इस बार ये बहुत गहरी चोट के साथ लाई गई। तो तत्कालीन ब्रिटेन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था कि इस बार शेड्यूल कास्ट या फिर दलितों के लिए एक सेपरेट क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट तैयार करा दिया। ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं महात्मा गांधी काफी आहत हुए। ठीक है, महात्मा गांधी इस सेपरेट जो इलेक्टोरेट को दे दिया गया, किसे, शेड्यूल कास्ट या फिर दलितों को, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। और मगर मैं इंग्लिश से बात करूं, वो धरने पे बैठ गए तब तक जब तक कि आप इसको वापस ना ले लो, या तो उनकी जान जाएगी या तो आप इस चीज को वापस लो। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट के जो नेता थे या फिर दलितों के नेता उस समय कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके बीच में और गांधी जी के बीच में, गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। कहाँ थे, यरवदा जेल में थे। उनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। कौन सी, एक ट्रीटी साइन हुई जिसे हम कहते हैं 1932 में, अगर मैं स्पेशली डेट की बात करूं तो 1932 में आई थी। कौन, पूना पैक्ट। कौन सा, पूना पैक्ट। ठीक है ना, जिसे पूना पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसे वापस ले लिया गया, लेकिन इसके बदले में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई जिसमें शेड्यूल कास्ट को प्रायोरिटी दी गई। क्या दी गई, मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूं। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में, प्रोविंशियल, मैं पीएल लिख रहा हूं, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इनको क्या कर दिया गया, इनके सीट को 71 से बढ़ा के 148 कर दिया गया। कितना, 71 से बढ़ा के 148 कर दिया गया। दूसरा बात, सेंट्रल लेजिस्लेचर में इन्हें 19% रिजर्वेशन दिया गया। क्या दिया गया, 19% रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, 19% रिजर्वेशन दिया गया। तो ये जो आप देख रहे हैं सांप्रदायिक पंचाट या फिर कम्युनल अवार्ड, इसका इफेक्ट भी 1935 के एक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ रही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस 1935 के एक्ट के आने से पहले, जो कि मुझे लगता है कि आपको जानने की जरूरत थी। और इसका सीधा सीधा असर आपको अभी मैं एक्ट में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इस एक्ट में क्या क्या पर्टिकुलर पॉइंट हुआ। ठीक, तब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे 1935 के एक्ट से आपको क्वेश्चन देखने ना मिले। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ क्वेश्चन जो रिसेंट 2 या 3 साल के अंतराल में बिहार के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, बिहार का उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के भी पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये अपने आप में काफी एक्सटेंसिव एक्ट था, काफी एक्सटेंसिव एक्ट था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, इसमें नंबर ऑफ सेक्शंस कितने थे, 321। कितने, 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल था इसके अंदर। ठीक है, 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल। पहला चीज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अपने आप में काफी एक्सटेंसिव था, तो इसका मतलब ये अपने साइज में अपने एलिफेंटाइन था, अगर मैं इसको बहुत ही प्रिसाइज वे में बोलूँ तो। ठीक है, और मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, साइमन कमीशन में एक बात बोली गई थी कि आप एक ऑल इंडिया फेडरेशन को डेवलप कीजिए जिसमें कि कौन इन्वॉल्व हो, प्रिंसली स्टेट्स इन्वॉल्व हो। कौन इन्वॉल्व हो, प्रिंसली स्टेट्स। कौन से, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है ना, लेकिन ये कभी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं पाया, ये कभी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं पाया। क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रोविंसेस थे उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया।
किसको किसको मिला के बनाना था, प्रोविंसेस को, प्रिंसली स्टेट्स को। तो ये जो प्रोविंसेस थे उन्होंने कोई पार्ट नहीं लिया। तो ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन वाली बात थी ये सिर्फ और सिर्फ किताबों में रह गई, ठीक है, कॉन्सेप्ट में रह गया, ये कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। लेकिन आपको इस चीज की समझदारी रखनी है, इसके बारे में बातचीत की कहाँ गई थी, इसके बारे में बातचीत की गई थी साइमन कमीशन के रिपोर्ट में, ठीक है, जो कि 1927 में भारत में आई, 1930 में इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। दूसरी बात, अब हमारे अगर आप करेंट कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान को देखिएगा, ठीक है ना, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है किसके किसके बीच में, सेंट्रल के बीच में और स्टेट के बीच में, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। और उसके लिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अलग अलग लिस्ट की बात की गई है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। कौन सा, कॉन्करेंट लिस्ट है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में, इसका आप ओरिजिन कहाँ देखिएगा, इसका ओरिजिन आप देखिएगा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। किसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावर डिवाइडेड, क्या, पावर डिवाइडेड किसके किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। किस मेथड से डिवाइड किया गया था, अलग अलग सब्जेक्ट थे जिन पे सेंट्रल का अलग राइट था, सेंट्रल का डायरेक्ट राइट था, कुछ मैटर ऐसे थे जो कि स्टेट के कंट्रोल में थे और कुछ मैटर ऐसे थे जो सेंटर और स्टेट दोनों के कंट्रोल में थे, ठीक है। इससे बिहार के एग्जाम्स में खासकर पूछा जाता है, स्पेशली अगर मैं बात करूं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो अगर आप पिछले 3 या 4 बार के दरोगा के अगर पेपर को उठा के देखिएगा, चाहे वो 1717 का पेपर हो या फिर आप उठा के देख लीजिए इन्फोर्समेंट दरोगा का पेपर हो या फिर 2213 दरोगा जो 2021 में वैकेंसी आई थी और रिसेंट पुरानी वाली वैकेंसी 1275, उसमें कहीं ना कहीं आपको इससे क्वेश्चन मिल ही जाएगा। प्री की बात करूं या फिर मेंस की बात करूं, किसी एक शिफ्ट में ये सब्जेक्ट किसके अंदर आता है, सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता है, प्रोविंशियल के अंदर आता है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, तो मैं चीजों को थोड़ा सा कंसाइज लेके चलूंगा क्योंकि आप भी परेशान ना हो वीडियो देखने से और आपका इंटरेस्ट क्या हो बना रहे, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसी किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक है। और मैं इस चीज को यहाँ पे नोटिफाई करना चाहूंगा कि उस समय जब ये एक्ट आया था तो फेडरल लिस्ट, फेडरल मतलब सेंट्रल, सेंट्रल में कौन कौन से कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट को रखा गया, प्रोविंस में कितना रखा गया और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या रखा गया। तो सेंट्रल में रखा गया 59, ठीक है, प्रोविंस में रखा गया क्या 54 और कॉन्करेंट में क्या रखा गया 36। कॉन्करेंट कहने का मतलब ये है कि वैसा सब्जेक्ट जिसपे कि फेडरल और प्रोविंस दोनों का क्या हो, पावर चले, ठीक है, दोनों की ऑथोरिटी इस पे आती हो। और वैसे पावर मतलब सॉरी वैसे सब्जेक्ट जो सेंट्रल और स्टेट दोनों में ना हो तो उसे क्या नाम दिया गया, रेसिड्यूअरी पावर। क्या दिया गया, रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। क्या दिया गया, रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। और रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट पे पावर किसे दिया गया, यानी कि उसके बारे में डिसीजन कौन लेगा, वाइसरॉय को। किसको, वाइसरॉय को। और मैंने आपको बताया था वाइसरॉय के बारे में कि ये किस एक्ट के तहत एग्जिस्टेंस में आया, किसे हटाकर आया। तो जब तक आप चीजों को सीक्वेंस वाइज नहीं देखेंगे आपको चीजों को समझने में परेशानी होने वाली है। मैं चाहूंगा कि आप चीजों को वीडियो फर्स्ट से देखिए और वीडियो 9 तक यहाँ पहुंचिए, तब जाके आप अच्छी समझ डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि साइमन कमीशन ने ये जो प्रोविंशियल डायरकी है या फिर प्रांतों में द्वैत शासन, उसको खत्म करने की बात की थी, क्योंकि 1919 के एक्ट में, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के भी नाम से जानते हैं, उसमें ये बात कही गई थी कि आप प्रांतों में द्वैत शासन को लाइए, जिसमें 2 तरह के सब्जेक्ट होते थे, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, ठीक है। आप उसके बारे में जाइए और प्रीवियस वीडियो में देखिए कि ये सब्जेक्ट क्या थे। तो ये जो ट्रांसफर और रिजर्व 2 सब्जेक्ट में हमारे प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया गया था, बांटा गया था, उसको क्या किया गया, खत्म किया गया। क्या किया गया, खत्म किया गया। और ये रिकमेंडेशन किसका था, ये रिकमेंडेशन था साइमन कमीशन का। उसको खत्म करने के बाद बोला गया कि आप कहाँ इसको सेंटर में लागू कीजिए, इसी 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे, ठीक है ना। प्रांतों में खत्म किया गया और सेंटर में लागू किया गया। लेकिन ये भी बात सिर्फ किताब में रह गई, ये भी एग्जिस्टेंस में नहीं आई।
तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैत शासन या फिर प्रोविंशियल डायआर्की, इसका आंसर होगा 1990। प्रोविंशियल डायआर्की को इरेडिकेट कब किया गया? 1935। केंद्र में द्वैत शासन या फिर सेंट्रल में आपको डायआर्की, तो उसका आंसर क्या होगा? 1935। ये क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा, या फिर घटना चक्र उठाइए, या फिर लूसेंट का वस्तुनिष्ठ उठाइए, या फिर और किसी भी अदर एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को उठाइए, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि प्रोविंशियल डायआर्की कब शुरू की गई, कब खत्म की गई, सेंट्रल डायआर्की कब स्टार्ट हुई, या फिर एग्जिस्टेंस में आई कि नहीं आई। तो एक लाइन में कम से कम आपको मल्टीपल एग्जाम्स में आने वाले एक ही क्वेश्चंस का डिफरेंट टाइप आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली इस चीज पे प्रेस कर रहा हूँ कि आप इस चीज को समझिए। अगर आपको अभी भी नहीं क्लियर है डायआर्की के बारे में, आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए 1990 एक्ट को, वहां पे आपको चीजें बड़े अच्छे से और समझ में आएगी। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको वर्ड पहले भी समझा रखा था, बाइकैमरलिज्म। क्या? बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका, जिन लोगों को नहीं पता मैं एक बार फिर से समझाता हूं बाइकैमरलिज्म क्या होता है। जैसा कि आप आज के अगर भारत को देखें तो सेंट्रल में दो पार्ट, सेंट्रल के अगर मैं विधायिका की बात करूं तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है लेजिस्लेचर को। किसमें? लोकसभा और राज्यसभा। और उसी कॉन्सेप्ट को स्टेट में भी अप्लाई किया गया है। और आप सेंट्रल में देख पाएंगे कि अभी कौन कौन सा है, विधानसभा और विधान परिषद, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रमशः। ठीक है, तो ये जो दो भाग में तोड़ दिया गया है हमारे किसके? विधायिका को, लेजिस्लेचर को, उसे ही क्या बोलते हैं? बाइकैमरलिज्म। क्या बोलते हैं? बाइकैमरलिज्म, द्विसदनीय विधायिका। और कभी कभी पूछा जाता है कि किस देश के संविधान से इस बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट लिया गया है? इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन, या फिर द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इधर की ओर लेके चलता हूं। उस समय जो 11 प्रोविंसेस थे, कितने? 11 प्रोविंसेस। उस 11 प्रोविंस के 6 प्रोविंसेस में क्या लाया गया? 6 प्रोविंसेस के लेजिस्लेचर में बाइकैमरलिज्म लाया गया। कितने? 11 में से 6 प्रोविंसेस के लेजिस्लेचर में क्या लाया गया? बाइकैमरलिज्म। और वो कौन कौन से प्रोविंसेस है, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक था हमारा कौन था? बंगाल था, एक था बॉम्बे, एक मद्रास, एक बिहार, एक असम और एक यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, बंगाल, बॉम्बे, बिहार यानी कि BBBMAU, मद्रास, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, जिसे हम संयुक्त प्रांत भी बोलते थे। ये 6 जो प्रोविंसेस थे, इसके लेजिस्लेचर में क्या लाया गया? बाइकैमरलिज्म। ठीक है, तो मैं ये होप कर रहा हूं कि जो जो चीजें मैं आपको बड़े आराम से और धीरे धीरे समझा रहा हूं, आपको इसकी समझदारी हो रही होगी। ठीक है, अब पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, इसी एक्ट में किस चीज की बात की गई थी? आरबीआई को एस्टैब्लिश करने की। किसकी? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1935। कौन सा? 1 अप्रैल 1935। खैर, अगर आप डेट अगर नहीं भी ध्यान रखते हैं तो कम से कम इस चीज को तो जरूर ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसे क्या किया गया था? हमारे आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 1919 के एक्ट में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को डेवलप करने की बात की गई थी। 1919 के एक्ट में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश करने की बात की गई, और 1926 में इसे स्टैब्लिश भी कर दिया गया था ली आयोग के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रोविंशियल स्टेट कमीशंस होते हैं, कौन से? प्रोविंशियल स्टेट कमीशंस। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, आप इधर देखिए, सॉरी स्टेट बोल रहा हूं मैं, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन। प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, ध्यान से देखिए, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन। कौन सा? प्रोविंशियल सर्विस कमीशन। साथ में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। किसकी? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, एक से ज्यादा स्टेट के लिए। किसके?
एक से ज्यादा स्टेट के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना किस एक्ट से हुई? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, मैं इस चीज को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दे रहा हूं। 1919 के एक्ट से सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को डेवलप किया गया, या फिर स्टैब्लिश या फिर स्थापित किया गया। ठीक है, और प्रोविंशियल सर्विस कमीशन या फिर जॉइंट प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना किस एक्ट से हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन बैंक में आप उठा के देखिएगा, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। अगर आप यूपीएसआई की मैं बात करूं, ठीक है, यूपीएसआई 2021 में जो हुआ था, उसमें अलग अलग शिफ्टों में इस पीसीएस के या फिर प्रोविंशियल की बात करूं या फिर सेंट्रल की बात करूं या फिर जॉइंट की बात करूं, अलग अलग शिफ्टों में इससे क्वेश्चन उठाया गया था। एक शिफ्ट में तो सीधा यही पूछा गया था कि जो हमारा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर सीधा सीधी होगा 1926। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आज को जब आप जो सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट 1937 में स्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1937 में, फेडरल कोर्ट के नाम से। ठीक है ना, कौन से कोर्ट के नाम से? फेडरल कोर्ट के नाम से। बिहार एसआई प्री 2213 दरोगा कि फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फेडरल कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, और इसका सीधा सीधा उत्तर कौन सा होगा? 1935 के एक्ट के तहत। कौन से? 1935 के एक्ट के तहत। और साल कौन सा था? 1937। ये दो चीज को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आज का जो सुप्रीम कोर्ट है इसे कौन से एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और साल कौन सा था? 1937। ठीक है, अगली बात, ये जितने में पॉइंट्स आपको समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ये नहीं बोल सकते हैं कि ये पॉइंट मुझे कम लग रहा है या फिर ये पॉइंट मुझे ज्यादा लग रहा है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी एक्ट में बर्मा को भारत से अलग किया गया। क्या किया गया? बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है, और उड़ीसा और सिंध दो न्यू प्रोविंसेस बने। कौन से? उड़ीसा और सिंध दो नए क्या बने? प्रोविंसेस बने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीन पार्ट याद रखना है। कौन सा? बर्मा को भारत से अलग किया गया, साथ में उड़ीसा और सिंध को, किसको? उड़ीसा और सिंध को एक नए प्रोविंस के तौर पर भारत में स्थापित किया गया। ये सब एग्जाम्स में बिहार के क्वेश्चन बैंक को उठा के देखिएगा, छोटे से छोटे बड़े से बड़े एग्जाम में एक की पॉइंट के तौर पर पूछ दिया जाता है। और अगर आपको चीजों की समझ ना हो तो आप इस क्वेश्चन में फंस जाइएगा। तो मैं एक एक पॉइंट जो आपको समझा रहा हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। जिसे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ वीडियो देख के या फिर जो मैं रेगुलर बेसिस पे आपको इसका लाइव पिक्चर शेयर कर रहा हूँ अपने ग्रुप में, उससे भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो ये मेरा रिकमेंडेशन उन सभी लोगों के लिए है कि जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ आप उसे भी थोड़ा वीडियो पॉज कर लिख लीजिए। और साथ में, और यहाँ जो स्पेसिफिक पॉइंट है, जैसे मैंने किसी किसी एग्जाम का नाम लिया, आप उसको मार्क करके रख लीजिए, ताकि आपको एक ये नोटिफाई हमेशा करते रहेगा कि आखिर इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस है क्या, क्यों ये पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। लास्ट, कौन सा? लास्ट में क्या बोला गया कि आज के डेट में आप जो कैग की बात कर रहे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उसके बारे में बताऊंगा। उसको रिक्रूट करने के बाद किस एक्ट के थ्रू कर दी गई थी? पहले ही जरा ध्यान से देखिए। प्रोवाइडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल। किसकी? ऑडिटर जनरल की। ऑडिटर जनरल को रिक्रूट करने की बात कहां की गई थी? 1935 के एक्ट में, जो कि क्या करेगा? फेडरेशन और प्रोविंसेस को क्या करेगा? फेडरेशन और प्रोविंसेस को कि अकाउंट्स क्या करेगा? लेखा जोखा रखेगा। ठीक है ना, उसको ऑडिट करेगा। तो ये कुछ पॉइंट रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, मैं होप करता हूं कि आपको इस चीजों की समझदारी बड़ी होगी। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक पॉइंट जो चाहूंगा आप इसको रखिए, लिख लीजिए। ठीक है, दलित, कौन सा? दलित, महिला और मजदूर। दलित, महिला और मजदूर को क्या किया गया? स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। किसमें? हमारे मतलब लेजिस्लेचर में। उस समय के लेजिस्लेचर में दलित, महिला और मजदूर को क्या दिया गया? स्पेशल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे
कि 1935 के एक्ट में जो जो चीजें हुई, कहीं ना कहीं ऐतिहासिक तौर पर जो प्रमुख चीजें इससे पहले घटित हुई, चाहे मैं सैमन कमीशन की बात करूं, या फिर कम्युनल अवार्ड की बात करूं, या फिर 1919 के में हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं, तो उसका रेक्टिफिकेशन या फिर सुधार या फिर सुझाव जो आगे की चीजों में हुई 1932 में, 1927 में, उन सब का निचोड़ आपको देखने को कहाँ मिलेगा? 1935 के एक्ट में। और भारत के संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ने वाला एक्ट कौन सा रहा? ये 1935 का एक्ट। ठीक है, तो आप चीजों को बड़े अच्छे से समझिए, नोट कीजिए, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।